नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश मार्गदर्शी में आपका स्वागत है। और आज मार्गदर्शी में हमारे साथ मार्गदर्शन के लिए जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आमतौर पर जब हम राजनेताओं की बात करते हैं तो एक ही चीज़ सुनते हैं कि उनके पास वक्त नहीं होता। आप उनसे पूछें भी तो साहब सार्वजनिक जीवन चुना है, इतने सारे काम हैं, राम काज कीजिए बिना मोहि कहाँ विश्राम। लेकिन जो व्यक्तित्व हमारे साथ आज मार्गदर्शी में हैं, उनको अगर मैं देखूं तो मुझे समझ नहीं आता मैं उनको क्या कहूं। राजनेता तो वो हैं ही, बेहिचक राजनेता हैं और एक प्रॉमिसिंग युवा नेता हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक काम जो बहुत आरंभ से वो करते रहे, ये भी मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण उनका प्रिय विषय रहा है। तो कम से कम बीते 15 सालों से मैं समाचार पत्रों में मध्य प्रदेश के और राष्ट्रीय उनके आलेख पर्यावरण से जुड़े मैं पढ़ता रहा हूँ और ज्वलंत विषयों पर मैं देखता रहा हूँ। और उसी के साथ बीते कुछ वर्षों में उन्होंने एक प्रेरणादायी वक्तव्यकर्ता, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अपनी एक पहचान बनाई है, जो आज के युग की बहुत महत्वपूर्ण पहल बेहिचक हम कह सकते हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के अनफॉर्चुनेट सुसाइड का जो घटनाक्रम था, और अभी एक दिन पहले ही दिल्ली में एक युवा पत्रकार ने जिस तरह से सुसाइड किया। कोरोना वो पॉजिटिव थे, लेकिन माना ये जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव से ज़्यादा शायद उन्हें कुछ भविष्य की ज्ञात अज्ञात चिंताओं ने उन्हें ऐसा जकड़ा कि उन्होंने मृत्यु को चुना। आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो हमें कई बार बहुत उदास कर देती हैं, मायूस कर देती हैं? और माफ़ कीजिएगा, मृत्यु ही एक विकल्प या समाधान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मृत्यु ही एक अवसाद का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव नहीं है। कई बार हमारा पूरा जीवन अवसाद की भेंट चढ़ जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। हम मन यंत्र की तरह ऑफिस आते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, हमें नहीं मालूम हमें कहाँ जाना है, 5 साल बाद हम कहाँ होंगे। बस हम एक ठंडी मशीन की तरह आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा हमारे जीवन से चली गई है। तो चलिए उनसे कुछ ऊर्जा लेते हैं, कुछ ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। पंकज चतुर्वेदी मेरे साथ हैं, बीजेपी के युवा नेता और स्पोक्स पर्सन के तौर पर आप उनको टेलीविजन चैनल में चमकते हुए देखते हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा पंकज जी, थोड़ा सा पन्ने पलटेंगे हम जरा पीछे के। एक ऐसे छात्र राजनेता के तौर पर आपकी ख्याति रही है जो बड़ा फायर ब्रांड रहा है, और उस फायर ब्रांड राजनेता ने एक फायर ब्रांड राजनेता जो कुछ करता है वो सब कुछ आपने किया है निश्चित तौर पे। इसके साथ लेखन और फिर ये मोटिवेशनल स्पीकर, कैसे अपने जीवन पर आप नज़र डालते हैं? तो कैसे उसको, जैसे वो सोनू जी का बड़ा अच्छा गाना है, रंग बदल घड़ी घड़ी जिंदगी बदल रही है, आपकी जिंदगी कैसे बदलती रही पल पल? देखिए शरद जी, मेरे जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव मेरे ग्रैंडफादर का, नाना जी का पड़ा। हम लोग जब भोपाल में आए तो मेरे फादर कलकत्ता में जॉब करते थे। शादी हुई तो मेरे ग्रैंडफादर ने कहा नाना ने कि यहाँ आ जाओ, भोपाल में सरकारी नौकरी मिलेगी, मकान मिलेगा। पिताजी भोपाल आ गए। हम लोग की सबकी पैदाइश पढ़ाई लिखाई भोपाल में, और ना जाने क्यों मैं उनका बहुत प्रिय पात्र था। तो मुझसे हमेशा 2 बातों पर शरद जी जोर देते थे। बोलते थे पंकज, एक तो पुस्तकें पढ़ा करो, दूसरा अंग्रेजी मजबूत करो। मतलब आज से 40 साल पहले यदि कोई आदमी ये ज्ञान रखे, विजन उनका कि आप अंग्रेजी मजबूत करिए आपकी और पुस्तक पढ़िए, तो वो पुस्तकें पढ़ते थे। तो वो पढ़ते थे नॉवेल, और अंग्रेजी के तो शरद जी मुझको समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं मूल रूप से हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा। 6ठी क्लास में ABCD सीखी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंकुरण था। और 8वीं तक शिशु मंदिर में पढ़ा, तो वहाँ एक अलग वातावरण होता है, वो भी बौद्धिकता की ओर इशारा करता है। तो वो सबसे कहीं ना कहीं पढ़ने, पाठन पठन की एक नींव पड़ गई थी। और जब स्कूल गया तो राजनीतिक रुझान था, तो वहाँ चलते रहे। लेकिन मैं पढ़ने का सिलसिला मैंने बदस्तूर जारी रखा। और उस जमाने के जो मशहूर अखबार थे और पत्रिकाएं बहुत आती थी, साप्ताहिक और पाक्षिक बहुत आती थी, आप भी उन से वाकिफ हो, सब पढ़ता था। लेकिन असली मजा आया जब कॉलेज पहुंचा। तो कॉलेज में शरद जी पैसे बहुत नहीं होते थे, तो पुस्तकें बहुत महंगी होती थी। तो हमारे एक लाइब्रेरियन थे, स्वर्गीय LS सक्सेना सर से हमने बात करी। मैंने सर एक निवेदन है कि मुझे अच्छी पुस्तकें पढ़ने का शौक है, पैसे बहुत नहीं है। तो बोले पंकज जी, तुम अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहते हो तो मैं एक सहायता कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारी प्राचार्य से बात करा सकता हूँ मैं, और ये व्यवस्था कर सकता हूँ कि तुमको जो पुस्तक अच्छी लगे बाजार से खरीदो, उसका बिल लो,
और पुस्तक पढ़कर बिल के साथ कॉलेज में जमा कर दो, तुमको पैसे मिल जाएंगे। प्राचार्य थे डॉक्टर आर.पी. मिश्रा साहब। उन्होंने शरद जी बहुत सहजता से मेरी इस आवेदन स्वीकार किया और बोला कि तुम जिस राजनीतिक फोरम पे काम करते हो वहाँ यदि कोई पढ़ने की बात कर रहा है तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। और उन्हें मुझे कुछ पुस्तक अपनी ओर से भेंट के बोले, बेटा कभी भी पैसे का अभाव लगे पुस्तक में तो मुझसे पैसे लेके जाना। ऐसे शरद जी बात चलती रही पढ़ते पढ़ते, और बाई चांस धीरे से मोटिवेशन की तरफ डाइवर्ट हो गया। एक सेमिनार में मैंने यहीं भोपाल में ओल्ड कैंपियन में था, वहाँ एक वक्ता थे, किसी मिशनरी के प्रोग्राम के तहत आए थे वो। तो उनकी एक बात ने मुझे शरद जी बहुत अपील किया। उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप समाज से क्या लेते हो। सब लोग समाज से लेते हैं, पर आप समाज को क्या देते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यदि आपके पास कुछ भी है और वो आपने बांट कर समाज में यदि एक आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने में सफल हुई तो आपकी बहुत बड़ी सफलता होगी। तो आपने शरद जी मार्गदर्शक लिखा है, मैं तो सर मार्गदर्शक के योग्य तो नहीं मानता। मैं तो अभी भी विद्यार्थी भाव से बहुत सीख रहा हूँ और अपनी क्षमताओं में सुधार कर करके जो प्रयास होता है वो प्रयास कर रहा हूँ। और आप जैसे तमाम शुभचिंतक हैं जिनका बहुत सहयोग मिलता है अलग अलग प्रकार के मंचों पर। तो इस तरीके से लगभग मुझे 10 साल हो गए शरद जी, और मैंने एक प्रण किया है कि मैं शासकीय विद्यालय में पढ़ाऊँ जहाँ मिशन मोटिवेशन दोनों नहीं होते, आज भी नहीं है। तो उन जगह मैं निःशुल्क जाकर इस प्रकार के संवाद करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि वो प्रेरित हों, उनके जीवन में परिवर्तन आए। और बाकी जो प्रोफेशनली काम करता हूँ कॉर्पोरेट्स के लिए और इंस्टीट्यूट के लिए काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। यानी जहाँ आप सरकारी विद्यालयों में जाते हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ आप कोई शुल्क नहीं लेते हैं। बिल्कुल। और अपने खर्चे पर ही आप वहाँ पहुँचकर ये काम करते हैं। ये बहुत बहुत अच्छा मिशन है ये पंकज जी, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा अनुभव आपको हुआ इस दौरान जब आप कुछ शासकीय विद्यालयों में गए हों जहाँ बच्चों ने, छात्राओं ने, छात्रों ने कोई ऐसा दिल को छू लेने वाला कोई अनुभव आपको हुआ हो? क्योंकि यहाँ पर कोई जाता नहीं है साहब, ये ऐसी अहिल्याएँ हैं जो इंतज़ार कर रही हैं कि कोई राम आए और उद्धार करे। क्योंकि हमारे जो सरकारी, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ मध्य प्रदेश के, और मैंने महसूस किया है, हालांकि मैं जिस विद्यालय में था वो मॉडल स्कूल था, तो वहाँ कई नवाचारी प्रयोग होते थे। लेकिन उसके पहले मैं जिस विद्यालय में था सरकारी स्कूल में, वहाँ भी मैं देखता था कि काफ़ी कम लोग आते थे जो हमारे जीवन को बदलने की बातें हमको बताएं। कोई अनुभव आपको याद आता? सर जी, मैंने जो मोटे तौर पर अनुभव किया, मैं बड़े जिसको हम कहते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में भी गया और बहुत साधारणतः सरकारी स्कूल में भी गया जहाँ बैठने उठने की भी सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। पर शरद जी उनके सरोकार सबके एक जैसे हैं, वही चिंताएं। भले ही कॉन्वेंट के बच्चे की अंग्रेजी थोड़ी अच्छी है लेकिन लेवल ऑफ स्ट्रेस वही है, कंसर्न उसके वही है जो ट्राइबल ब्लॉक केसला में पढ़ने वाले किसी बच्चे के हैं। और खास तौर से शरद जी जो बच्चियां हैं, लेकिन एक जो बहुत पॉजिटिव चीज मैंने नोटिस करी कि बच्चियां, हमारी जो आने वाली पीढ़ी शरद जी बहुत सशक्त बच्चियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई जेनेटिकली चेंज हुआ है डीएनए में कि वो बहुत स्ट्रांग है। और ऐसे सारे काम जो ये माने जाते थे कि जो खाली पुरुष कर सकते हैं या बालक कर सकते हैं, उस काम में बालिकाएं शरद जी बहुत आगे आ रही हैं। सरकार की तमाम योजनाएं तो हैं ही, पर एक सामाजिक वातावरण बदला है। तो उस चीज ने शरद जी बहुत अपील करा। मैं केसला का जिक्र करूंगा, ट्राइबल ब्लॉक है, वहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल है आदिवासी विभाग का शरद जी, वहाँ इस वर्ष के प्रारंभ में गया। अद्भुत विज्ञान की प्रयोगशाला शरद जी, वैसी मैंने किसी प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूल में नहीं देखी। एक एक ग्रह नक्षत्र का चित्रण, ज्वार भाटे का चित्रण, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, बाकायदा उसकी लैब बनी हुई, उनके गुरुजी को साधुवाद। लेकिन बच्चों का भी रुचि और उत्साह है। तो वो ये स्थापित करता है शरद जी की प्रतिभा चाहे केसला ब्लॉक में हो या भोपाल इंदौर के किसी शहर में हो, यदि उसको सही दिशा दी जाए, उसकी ऊर्जा को प्रॉपर चैनलाइज किया जाए, तो निश्चित तौर पर वो एक ऐसा प्रकाश पुंज बन सकती है जो न केवल भारत माँ का मान सम्मान बढ़ाएगी बल्कि समाज को भी रोशनी प्रदान करेगी। पंकज जी, रिसेंटली मैं अपने एक मित्र से मिला जो मेरे ही उम्र के हैं, और अपने युवा पुत्र और युवा पुत्री के भविष्य को लेकर जैसे हर पिता को चिंता होती है। उनका पुत्र 19 साल का है और पुत्री 18 साल की है, 18 या 17 साल की है। वो काफ़ी चिंतित थे और जिस तरह के वो वस्त्र पहने हुए थे तो मुझे देखकर, क्योंकि एक समय चूँकि हम स्कूल के मित्र हैं तो वो बड़े बड़े मेंटेन रहते थे, बड़े फैशनेबल ड्रेसेस पहनते थे। मैंने उनसे जब पूछा
हम काफ़ी दिनों बाद मिले, दोनों अपनी अपनी व्यस्तता के चलते। मैंने उनसे पूछा कि ये तुम यार इतने शौकीन थे और ये ड्रेस, तो उन्होंने बड़ी फीकी हंसी हंसकर देवदास की याद दिलाते हुए मुझे बड़ी टिप्पणी की कि अब इनसे फ़र्क नहीं पड़ता शरद जी, अब तो मैं बस घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आता हूँ, एक मशीन की तरह हो गया हूँ, बच्चे को इंजीनियरिंग करा रहा हूँ, जैसे तैसे ये अच्छी लाइन पकड़ ले और बिटिया की शादी करनी है 4 साल बाद। ये हर मैंने देखा है कि एक व्यक्ति जो 40+ में जाता है वो धीरे धीरे अगर उसकी ज़िंदगी के रोमांच को वो इतने ठंडेपन में बदल देता है कि मुझे डर भी लगने लगता है कि अगर बच्चे और बच्चियाँ, ईश्वर ना करे कुछ हो, कोई नेगेटिविटी आई तो इनके जीवन का क्या होगा। ये हम मशीन कैसे बनते हैं? क्या कारण होता है कि हमारे जीवन में कोई रोमांच नहीं रहता? हम ऑफिस से टिफ़िन अपना लेकर ऑफिस आ जाते हैं, वहाँ मशीन की तरह बैठ के खाते हैं, फिर घर पहुँच जाते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम हम आगे क्या करेंगे, हम क्योंकि अपने को अपडेट कर ही नहीं रहे हैं, अपग्रेड कर ही नहीं रहे हैं। जी देखिए शरद जी, जिस प्रकार की परिस्थिति का जिक्र आपने किया, ये मूलतः मानसिकता है और संयोग से लगभग 50% मध्यम वर्गीय परिवारों में यही मानसिकता है जिसको हम और आप रिप्रेजेंट करते हैं। और चुनौती ये है या बाधा कहिए उसको, बाधा ये है शरद जी के जो माँ बाप हैं वो अपने स्वप्नों को अपनी संतानों के माध्यम से पूर्ण करने की अभिलाषा रखते हैं और उस अभिलाषा में संतान उत्पत्ति के समय वो धारणा निर्मित कर लेते हैं कि हमको इसको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है या जो भी बनाना है। और उस सपने की पूर्ति के वो अपना लक्ष्य मान लेते हैं और उनके पुत्र में या पुत्री में हो सकता है कि एक अच्छे चित्रकार बनने की बहुत बेहतर योग्यता हो, एक अच्छा म्यूजिशियन बनने की योग्यता हो, एक अच्छा साइंटिस्ट बनने की योग्यता हो, एक अच्छा वकील बनने की योग्यता हो, एक अच्छा अभिनेता बनने की योग्यता हो। ढेर सारे मंच हैं जहां आप काम कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप ने अपनी मानसिकता बच्चों को ट्रांसफर कर दी और कहा कि ये आपकी लाइफ का फॉर्मेट है, आपको इसमें फिट होना है। शरद जी, यहीं पर माफ कीजिएगा, हम सब अभिभावक, हम सब पेरेंट्स भूल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमको बच्चे को पूरी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता देनी है कैरियर चुनने को लेकर और उसका मार्गदर्शन करना है कि इस दौरान वो पथ भ्रमित ना हो, कहीं पथ भ्रष्ट ना हो, ऐसे मार्ग पर ना चला जाए जहां उसके लक्ष्य आपूर्ति में पूर्ति में बाधा आए। तो स्वतंत्रता दीजिए उसको, स्वच्छंदता पूछिए उससे कि तुम क्या चाहते हो बेटा, व्हाट इज योर चॉइस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप उस हम जबरन किसी को शरद जी इंजीनियर बना लेंगे तो हो सकता है कि वो माँ बाप के सम्मान में सनातन परंपरा का पालन करके एक अच्छा इंजीनियर बन जाए और जीवन भर उस बालक को, उस बालिका को पीड़ा रहेगी। और कई लोग शरद जी मिलते हैं कि पापा ने कहा था इसलिए मैं ये बन गया, माँ ने कहा था इसलिए ये बन गया। तो मुझे लगता है कि हम सारे पेरेंट्स को, मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे, हम सब अभिभावक हैं, हमको पूरी फ्रीडम देनी चाहिए उनको कैरियर चुनने की और उनको पुश करना चाहिए। वो दौर चले गए सर कि जब एक पर्टिकुलर कैरियर जो बहुत चमकदार दिखते हैं उन्हीं में जीवन है। सर हमको कैरियर चमकदार नहीं चाहिए सर, जी, हमको जीवन चमकदार चाहिए सर। बिल्कुल सही। और जीवन चमकदार होगा सर तो वही वास्तविक आभा मंडल होगा जो परिवर्तन लाएगा। और यदि आपने जबरन किसी को किसी कैरियर में किसी सांचे खाने में फिट बैठा दिया है तो वो दम घुटा हुआ महसूस करेगा। पंकज जी, एक और बड़ा अहम सवाल मेरे दिमाग में आता है। एक बड़ा मराठी प्ले है, आपने भी ज़रूर देखा होगा, हिंदी में उसका शीर्षक है माँ रिटायर होती है। जी। एक महिला जो जीवन भर अपने परिवार के लिए काम करती है, वो रिटायर होती है तो पूरे परिवार में खलबली मच जाती है। बेटे ये चिंता करते हैं कल से नाश्ता कौन बनाएगा, और माँ नहीं है तो ये पैसे कहाँ से आए, क्योंकि माँ रिटायरमेंट के बाद तीर्थ यात्रा के लिए निकल रही है। जी। बेटी को चिंता ये है कि मेरा टिफिन ऑफिस जाते वक्त कौन बनाएगा। जी। कई बार हम मिडिल एज लोग जो होते हैं, चाहे वो पिता हो या माँ हो, उनकी स्थिति यही हो जाती है। आप क्या 45 साल के आप हैं, 40 साल के आप हैं, 50 साल के आप हैं, बारिश में नहाने का मन आपका नहीं करता? क्यों नहीं करता? 22 साल के युवक की तरह जब आपने नहाया था, क्या आपका पुत्र कभी आपसे पूछता है कि माँ को जब पहली बार आपने शादी के बाद देखा तो कैसा लगा था, क्या क्या कि आपका रोमांस करने का, उनको प्रपोज करने का तरीका क्या था, और पापा आपकी फेवरेट जीन्स कौन सी थी, और क्या कौन सी पहली फिल्म थी जिसको देखकर आपने सीटियां बजाई थी सिनेमा हॉल में? दरअसल क्या इस पे ऐसी पपड़ी चढ़ गई है जैसे घाव पर पपड़ी चढ़ जाती है। इस पपड़ी को हटाने की भी जरूरत है पंकज जी? शरद जी, बहुत सारी पपड़ियां हटाने की जरूरत है और ये सारी पपड़ियां हमारे मन मानस पर अंकित हो गई हैं और उस धूल को जब तक नहीं हटाएंगे शरद जी तब तक दिन नहीं फिरेंगे। और कारण बहुत स्पष्ट है
कि मैं एक उदाहरण देता हूँ। कबीरदास जी ने बहुत पहले कहा, संत कबीर सनातन परंपरा में ऐसे अद्भुत दर्शन रहा, उनकी जो फिलॉसफी है दैट इज अल्टीमेट, हम सब मानते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत सटीक उदाहरण दिया कि यदि सोना है तो आप उसको हर बार तोड़कर गर्म करके नया स्वरूप नया आकार दे सकते हो आप, और यदि मिट्टी का पात्र है तो एक बार टूटा तो गया। अब हमको ये निर्धारित करना है कि हम स्वर्ण पात्र हैं, हम स्वर्ण धातु हैं या साधारण मट्टी। बहुत अच्छी बात है जी। तो वो वहीं पर सारा भेद है। और सर इसमें एक चीज जो चुनौती आती है वो आती है सर, हम असफलता को स्वीकार नहीं करते। ठीक बात। हाँ, पूरी समाज इस तरफ ध्यान देती है कि आपको सफल कैसे होना है। मैं मना नहीं कर रहा, वो आवश्यक है, हम भी बात करते हैं कि हाउ टू गेट सक्सेस, पर हाउ टू फेस फेलियर इज इंपॉर्टेंट एज वेल। आप असफलता को कैसे लेते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। और लोग ये शरद जी भूल जाते हैं, प्रकृति का सिद्धांत है, आप जब भी शिखर की ओर चलेंगे तो चलने में कठिनाई आती है, ये शाश्वत नियम है जी। आप साधारण सीधी सड़क पर चलेंगे तो बहुत सहजता से चल लेंगे, पर जब जब आप शिखर की तरफ प्रस्थान करेंगे तो कुछ समय बाद आपको लगेगा कि आपके कदम भारी हो रहे हैं, सांस भर रही है, कदम डगमगा रहे हैं, आगे रास्ता कठिन है, शिखर का नक्शा आपके दिमाग में पर दिख नहीं रहा है कि नहीं है, ये भ्रम भी होगा। तो इन सब भ्रम को दूर करना है और असफलता के भय को दूर करके फेंक देना है। जो विद्वान है शरद जी वो कहते हैं कि असफल और सफल में यही अंतर है कि सफल व्यक्ति एक बार और उठकर खड़ा होता है। मैं हमेशा अब्राहम लिंकन साहब की बात करता हूं कि बहुत देर बाद, आयु के एक लंबे पड़ाव के बाद वो सक्रिय राजनीतिक जीवन में आए, 50 बार चुनाव हारे, पर आज अमेरिका के सबसे सफल राष्ट्रपति माने जाते हैं। वॉल्ट डिज्नी को 7 बार नर्वस ब्रेकडाउन, 2 बार दिवालिया, पर आज वॉल्ट डिज्नी साहब की क्या हैसियत है। कितने लोग थे शरद जी जिनको साउथ अफ्रीका में काला बोलकर ट्रेन से धक्का मार के उतार दिया गया होगा, पर कितने लोग गांधी बने? एक। पर क्या एक दिन में गांधी बने? 20, 30, 40 साल का समर्पण, संघर्ष, अनंत यात्रा, उसके बाद आज गांधी बने। तो सर वो प्रोसेस है सक्सेस का, जिसमें फेलियर इज एन इंटीग्रल पार्ट, अविभाज्य अंग है सफलता का। असफलता जिस दिन हमने स्वीकार कर लिया सर, आधी निराशा क्या पूरी निराशा का भाव समाप्त हो जाएगा। पर हमारे आसपास का परिवेश क्या है कि जो चमकदार है वही दिखता है, और ये दुनिया ऐसी है कि जो फ्लश लाइट है, लाइट उसी के पास जाती है, ग्लोरी उसी के पास जाती है जो विनर है। पर सर मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, वो भी समाज का हिस्सा है, पर जो असफल हुआ है सर उसके लिए सब कुछ समाप्त तो नहीं है। बिल्कुल आप पंकज जी आपने बिल्कुल सही सर कहा। ढेर सारे सर कीड़े मकोड़ आप देखिए सर, चींटी बार बार आप उसको भगाइए पर तय कर लेती है। एक अब बारिश में सर हमने देखा कि मिट्टी का छतों पे एक बहुत छोटा जानवर है, मिट्टी का ढेर लगाता सर, कैसे लाता होगा वो? कैसे लाता? मधुमक्खी सर, इतनी सी मधुमक्खी सर 10-10 किलो शहद इकट्ठा करती है समूह से सर। तो सर जब वो कीड़े मकोड़े अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिना हार से डरे हुए काम करते हैं, तो सर हम तो हाड़ मास के जीते जागते इंसान है सर। 1400 सीसी का ब्रेन है सर हम सबके पास, वो शरद जी के पास, मेरे पास, मोदी सर के पास, ट्रम्प साहब के पास, अक्रॉस द ग्लोब। और यही अंतर सर, एक पशु शरद जी पशु रहेगा, पर एक मानव यदि इसका सदुपयोग करे तो वो महामानव बनकर न केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकता है बल्कि दुनिया को बदल सकता है जी। तो मुझे अमिताभ बच्चन साहब का एक इंटरव्यू याद आता है कि जब 5 साल उनके पास काम नहीं था और ABCL कॉर्प दिवालिया हो गई थी और घर की कुर्की के नोटिस आ रहे थे, और जया बच्चन और श्वेता और अभिषेक को कुछ ना बताने की अमिताभ साहब ने ठानी थी, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मैं अपने घर के पीछे रहने वाले यश चोपड़ा जी के पास गया, जिनसे मेरी बड़ी पुरानी मित्रता थी जी। और मैंने एक तरह से एक बैगर की तरह, एक याचक की तरह मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि यश जी 5 साल से मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम चाहिए। यश चोपड़ा को ऐसा लगा कि वो आसमान से जमीन पे गिरे, बच्चन साहब आपको काम चाहिए? अरे आप क्या क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा नहीं सर, दिस इज अ रियलिटी, मेरे पास काम नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरा बच्चा बना रहा है, आप कैसी बात कर रहे हैं, मोहब्बतें बना रहा है फिल्म, मैं बोलता हूं उसको, आपको कहना पड़ेगा कि हां मेरे पास काम नहीं है, मैं अभी विफलता से जूझ रहा हूं। अगर आपने छिपा लिया, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं साहब, बहुत है, हम तो शहंशाह हैं, शहंशाह रहेंगे। पंकज जी ये भी बहुत जरूरी है कि अगर हम सफल नहीं हो रहे हैं तो कोई दरवाजा ऐसा हो जहां हमें लगता है यहां समाधान मिलेगा। अमिताभ बच्चन जी को यश चोपड़ा जी क्या मिला, सुशांत जी को भी खटखटाना था, और हमारे जो मित्र जिन्होंने एक दिन पहले सुसाइड किया, बहुत दुख होता है, 2 छोटी बिटियां हैं, उनको भी कोई दरवाजा खटखटाना था। सर देखिए दरवाजे शरद जी बंद होते ही नहीं सर,
जी जी। एक एक ये कईयों बार हमारे सनातन परंपरा के दर्शन ने सिद्ध और स्थापित किया है सर, कि दरवाजा आप रामायण काल से देख लीजिए सर, प्रभु श्री रामचंद्र प्रभु थे, पर कम कठिनाई आई मां सीता को खोजने में। ठीक बात है। लेकिन धैर्य के साथ, सत्य के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ काम करते रहे। पांडवों ने कम कठिनाई झेली सर, जबकि कौरवों से कई गुना योग्य थे। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, लेकिन सर जो जीवन द्वंद है सर, उसका सामना प्रभु श्री राम ने किया, पांडवों ने किया, प्रभु श्री कृष्ण ने किया। तो सर हम और आपकी क्या बिसात है सर। और हम सबको उस जीवन द्वंद को सर स्ट्रेट नहीं है सर। आप देखिए साइंस क्या बोलता है कि जो भी चीज है, यदि हम ईईजी करें, इलेक्ट्रिक इंसेफेलोग्राम, जो दिमाग की होती है, वो वेव्स ऊपर नीचे चलती हैं, हार्ट वेव्स ऊपर नीचे चलती हैं। जो भी तरंग है, जो भी एनर्जी है सर, वो अप एंड डाउन ही चलती है। तो लाइफ भी अप एंड डाउन चलेगी सर, एक जैसी स्टेबल नहीं होगी। इसको लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं कि उसका समय बहुत अच्छा है, अभी उसका समय खराब है। क्रिकेट में सर कि तेंदुलकर आउट ऑफ फॉर्म है सर, आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, उसका वो टाइम है कि जब वो नीचे है। लेकिन अब यदि वो नीचे रह गया तो ऊपर नहीं आ पाएगा, पर नीचे रहकर उसने कठोर अभ्यास किया कि नहीं, मैं अभी जहां शिखर पे था उससे और ऊपर जाना है। और उसकी प्रक्रिया यह है कि मुझे अभ्यास करना है सर। लर्निंग और ग्रोइंग में शरद जी यही बेसिक फर्क है, प्रैक्टिस। बहुत फर्क है जी। अभ्यास वो सेतु है जो सारी बाधाओं को, सारी समस्याओं को, सारे जीवन द्वंद्व को दूर कर सकता है। इसलिए हमेशा कहता हूं कि अभ्यास, धैर्य, समर्पण और प्रतिबद्धता, ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है आपका, ये जीवन के हर मुकाम को आपके लिए आसान बना देगा। लेकिन बस वही है कि आपको डटे रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा। आप ग्राउंड में तो ही तो सर आप गोल कर पाएंगे, विकेट ले पाएंगे, हिट कर पाएंगे। यदि आप ग्राउंड के बाहर हैं कि आई एम ए पुअर परफॉर्मर, आई फेल्ड मेनी टाइम्स, मैं बार बार फेल हो गया हूं, तो यू कैनॉट बिकम सक्सेसफुल। आपको उतरना पड़ेगा मैदान में, करिए ना तैयारी, अभ्यास करिए उसका। पर ऐसा नहीं कि आपके लिए सब कुछ सजाया है और आपका पूरा जीवन काल में सब कुछ स्वर्णिम होगा। अप एंड डाउन होंगे, आपको वो फेस करना है। पर समझदार शरद जी वो होते हैं, सफल वो होते हैं कि जब भी डाउन जाते हैं पूरी प्रैक्टिस करके आते हैं और पहले से ऊपर उभर कर आते हैं। पंकज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसा लगा ही नहीं कि ये समय कैसे बीत गया। और मुझे लगता है कि ये कड़ी हम आगे किसी न किसी रूप में ज़रूर जारी रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक नियमित क्रम होना चाहिए कि आप जैसे स्पीकर्स हमारे साथ जुड़ें और जिनके साथ हम जीवन का आत्मनिरीक्षण कर पाएँ कि हमारे जीवन में, जिसको आप कहते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग, अगर गलत है या अप्स एंड डाउन हैं, तो अप्स में तो बहुत बढ़िया मूड है, डाउन में ये मूड नीचे क्यों चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन में क्यों चला जाता है, नाराज़गी में क्यों चला जाता है, यही सीखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि फेलियर ये बताती है कि सक्सेस के लिए अटेम्प्ट पूरी ताकत से नहीं किया गया है। तो हमें अपनी ताकत, अपनी जड़ों को ढूंढना है। आप ये सोचते रहें, जो आपने बहुत सुंदर बात कही कि जब मैदान में रहेंगे तभी तो गोल होगा, लेकिन मैदान में आप रहेंगे तो फिट रहें, अपडेटेड रहें, नई स्किल्स सीखें। क्या ये सब आप और हम कर रहे हैं? तो अधिकांश लोगों का जवाब, मैं खुद अपनी को बहुत ईमानदारी से मानता हूं कि बीते वर्षों पर निगाह डालता हूं तो कई बार लगता है कि बहुत कम सीखा, बहुत कम सीखा। ऐसा लगा कि एक धारा है और धारा के साथ बहे चले जा रहे हैं। रुकिए, ठहरिए, अपने को अपडेट करिए, अपग्रेड करिए, शाहरुख की तरह मुस्कुराइए, अमिताभ बच्चन की तरह कंधे चौड़े करिए, सचिन तेंदुलकर की प्यारी मुस्कान लेकर आइए और आगे बढ़िए। पंकज जी ने यही मंत्र हमको दिया। पंकज जी, मैं वादा करता हूं आपके साथ ये क्रम हम किसी न किसी सर, मुझे भी बहुत आनंद आएगा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस बंसल न्यूज के मंच को शेयर करके। जी, और जरूर आप जब आदेश करेंगे उपस्थित नहीं, इसको हम नियमित क्रम के तौर पर जरूर कोशिश करेंगे कि सप्ताह में एक बार या किसी न किसी रूप में हम इसमें जरूर इसको कंटिन्यू करें। कॉलम, जैसे समाचार पत्रों में एक कॉलम होता है, वैसे ये बंसल न्यूज पर एक कॉलम की पहल हो, तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिविटी का कॉलम होगा, सकारात्मक की नई कॉलम होगी और ये बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। पंकज जी, न जाने कितने लोग जिन्होंने इसको देखा होगा, अभी बड़ी संख्या में दर्शकों ने, उनमें से किसके जीवन को हमने अगर झंकृत करने में थोड़ी सी सफलता पाई हो तो बड़ी उपलब्धि। बहुत धन्यवाद आत्मीयता से आपका। तो मार्गदर्शी में आज इतना ही, लेकिन ये वायदा हम आपसे करते हैं कि मार्गदर्शी को हम किसी न किसी रूप में एक नियमित कॉलम में बदलेंगे, तो इंतजार करिएगा। फिर मिलेंगे हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी आपसे, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।